अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस, जो एग्ज़ाम के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम आज होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनीशन पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे। फीडबैक मैकेनिज़्म भी पढ़ेंगे हम होम्योस्टेसिस के बारे में। और आखिर में मैं आपको एमसीक्यूज़ बताऊंगा जो मेडिकल टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो आइए चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में। होम्योस्टेसिस का जो वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। होम्यो मीन्स सेम्स एंड स्टेटस मीन्स स्टैंडिंग, यानी सेम स्टैंडिंग पोजीशन कायम रखता है। हम इसके डिफिनीशन कुछ इस तरह कर सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसमें वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रख सकता है या नियरली कांस्टेंट रख सकता है, इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस का नाम दे देते हैं। एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन्वायरमेंट है, इसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, जो चेंज होता रहता है, गर्मी सर्दी वगैरह। लेकिन जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, जैसे कि टेम्परेचर है, बॉडी सल्यूट है, सॉल्वेंट सल्यूट वगैरह, वो कांस्टेंट रहते हैं। चलते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ। जो पहला इम्पोर्टेंस है वो ये है, द होम्योस्टेसिस इज़ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। यानी होम्योस्टेसिस जो है वो किसी बॉडी के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए मेन रिक्वायरमेंट होती है। क्यों मेन रिक्वायरमेंट होती है? ताकि जो बॉडी है वो अपने फंक्शन को नॉर्मल तरीके से अदा कर सके। इम्पोर्टेंस नंबर 2, the organism having better homeostatic system will survive and adapt in the changing condition। यानी जिस ऑर्गेनिज्म की होम्योस्टेटिक सिस्टम बेटर होगी वो सर्वाइव कर सकेगी, क्योंकि वो चेंजिंग कंडीशन के साथ अपने आप को अडाप्ट कर लेती हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो उसकी कंडीशन चेंज होती रहती है। सो ऑर्गेनिज्म को चाहिए कि वो अपनी इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो उसको कांस्टेंट रखना ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। इम्पोर्टेंस नंबर 3, होम्योस्टेसिस कंट्रीब्यूट इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। होम्योस्टेसिस जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में भी कंट्रीब्यूट करती है। वो किस तरह कंट्रीब्यूट करती है? जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ऑर्गेनिज्म चेंजिंग कंडीशन के साथ अपने आप को अडाप्ट कर लेती हैं। यही अडेप्टेशन जो है वो फिर एवोल्यूशनरी प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करता है, यानी एवोल्यूशन को खास करता है अडेप्टेशन। नंबर 4, इन होम्योस्टेसिस देयर इज़ अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम विच इज़ नेसेसरी फॉर द बॉडी। यानी होम्योस्टेसिस में चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब है कि अगर किसी चीज़ की कमी हो तो उसकी ज़्यादती की जाएगी, अगर किसी चीज़ की ज़्यादती हो तो उसको कम किया जाता है, यानी एक प्रॉपर तरीके से उसकी चेकिंग की जाती है, फिर उसको बैलेंस किया जाता है। सच कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म हेल्प टू प्रिवेंट ड्रास्टिक चेंजेस विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है वो किसी ऑर्गेनिज़म की बॉडी को ड्रास्टिक चेंजेस से बचाती है। ड्रास्टिक चेंजेस का मतलब है बड़े बड़े चेंजेस जो बॉडी के लिए ख़तरनाक होती है, जैसे कि टेम्परेचर का लो हो जाना, बॉडी सल्यूट का लो हो जाना, बढ़ जाना सल्यूट का, टेम्परेचर का बढ़ जाना वगैरह वगैरह, जो बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। इसके बाद हम आते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ कि इसका मैकेनिज़्म क्या होता है होम्योस्टेसिस का।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, दूसरा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो उसकी जो फैक्टर्स है वो चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूसली। सो बॉडी ये कोशिश करती है कि ये चेंजेस जो है वो मुझे इफ़ेक्ट ना करे, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट ना करे। स्पेसिफिक नैरो रेंज का मतलब है कि हर चीज़ की कोई स्पेसिफिक रेंज होती है, वैल्यू होती है जिसमें वो बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी के लिए वो है 36 to 37 सेंटीग्रेड, और pH वगैरह बॉडी सैल्यूट की भी इसी तरह अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, रेंज होती है। तो ये जो रेंज है, ये जो वैल्यू है, बॉडी उसको कांस्टेंट रखने में मदद देती है, कोशिश करती है कि कांस्टेंट रहे। ये जो मैकेनिज़्म है इसको एक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है जिसको कंट्रोल सिस्टम की कहते हैं। इस कंट्रोल सिस्टम में 3 चीज़ें होती है। एक होता है रिसेप्टर, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है इफेक्टर। यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कंट्रोल सिस्टम की तो हम 2 टाइप ऑफ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है जो फिज़िकल एग्ज़ाम्पल है जो कि नॉन लिविंग कंडीशन को, चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद देती है। फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम का एग्ज़ाम्पल जो है वो बेस्ट ये है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑफ लैब इनक्यूबेटर, यानी जो लैब इनक्यूबेटर का कंट्रोल सिस्टम होता है वो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम का। इन सिस्टम में 3 चीज़ें काम करती है। एक होता है सेंसर, दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन का बटन जो होता है। यानी वहाँ पर सेंसर लगे होते हैं जो डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर ज़्यादा और कम हो तो उसको डिटेक्ट किया जाता है और वो सिग्नल जो है वो कंट्रोल सेंटर में भेज दिया जाता है। जो कंट्रोल सेंटर होता है वो स्विच ऑफ करता है या स्विच ऑन करता है अपने कंडीशन के साथ, कंडीशन के मुताबिक। हमारा फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के साथ इतना वास्ता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के बॉडी के बारे में पढ़ते हैं जो आता है लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर। लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो है वो बिल्कुल फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन बीइंग में जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, ये एग्जांपल है लिविंग कंट्रोल सिस्टम की, जिसमें वही 3 कंपोनेंट काम करते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो आइए हम चलते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। जो थर्मो रिसेप्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर में जो चेंजेस आता है उसको डिटेक्ट करता है, कम या ज़्यादा। ये जो रिसेप्टर है वो पैर सिग्नल सेंड कर देता है हाइपोथैलेमस को, जो कंट्रोल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग है। हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग भी कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस, यही हाइपोथैलेमस पर इफेक्टर को सिग्नल सेंड कर देते हैं, डिसीजन सेंड कर देता है कि वो एक्शन ले कि वो या टेम्परेचर कम करे या टेम्परेचर ज़्यादा करे। इफेक्टर पर 2 टाइप्स के हैं, एक होते हैं ग्लैंड्स, दूसरे होते हैं मसल्स। यानी स्वीट ग्लैंड जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद देती है, और मसल भी। स्वीट ग्लैंड जो है वो किस तरह काम करती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है बॉडी इंटरनल टेम्परेचर, तो स्वीट ग्लैंड जो है वो स्वीट को सिक्रीशन करने की कोशिश करता है। जब स्वीट जो है वो उसकी सिक्रीशन हो जाती है तो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो होने लगता है। और अगर सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर जो है वो लो होने लगता है बॉडी का, तो मसल जो है वो बहुत काम आते हैं, जैसे कि शेवरिंग है या वर्जिश वगैरह है, भागना है, दौड़ना है, ये सब जो है वो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद देती है। ये वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि फ़ीडबैक मैकेनिज़्म और जो MCQs के हवाले से मैंने आपको बताया था वो मेरे अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा।